नमस्ते बच्चों, आप सभी का कक्षा में स्वागत है। तो आज आपने मुझको कहा है कि मैं कोई विषय आपके सामने रखूं। तो जैसा कि पिछले दिनों भी हमारी चर्चाएं हो रही थी कि एक विषय मुझे रखना है। तो काफी दिन से मेरा विचार चल रहा था कई विषयों को लेकर के। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे विषय हैं, किसी पर भी बोला जा सकता है, पर एक ऐसा विषय मुझे चुनना था जो आप सब लोगों को रिलेट करे या जिससे आप लोग रिलेट करें, आपके जीवन में वो काम आए, हम सबके जीवन में काम आए। उस विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बहुत विचार करने के बाद जो मैंने विषय निर्धारित किया वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस में होता क्या है, इन सब विषयों पर हम अभी आएंगे, बात करेंगे इस पर विस्तार से। पर आज की बातचीत को बढ़ाने से पहले आज के विषय को लेकर ही मैं आप लोगों को कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि एक शैली है बात करने की, कोई भी बातचीत रखने की, कोई भी संवाद शुरू करने की, तो मैं वही शुरू करता हूँ, यानी कहानियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, दृष्टांतों, उदाहरणों के माध्यम से। तो पहली जो कहानी है वो, अच्छा, जितनी कहानियां मैं सुनाऊंगा वो सारी सच्ची होंगी। ऐसा नहीं कि मैं झूठी कहानियां बना के लाया हूँ आपके लिए। वो भी चल जाती हैं कहानियां, यानी जैसे जातक कथाएं होती हैं उसमें पशु पक्षियों की कहानियां होती हैं। तो मेरी ऐसी कहानियां नहीं है, इतिहास की कहानियां हैं, हम सबके जीवनों की कहानियां हैं। तो वैसी ही एक कहानी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक घटना है। जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उसी समय बहुत सारे क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे, लगे हुए थे। उन्हीं क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक। तो अंग्रेजों का विरोध करने के कारण, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के कारण उनको भी अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो सहन करना पड़ा। अंग्रेजों ने उनको बंधक बनाया, गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। काफी लंबे समय से वो जेल में थे। तो ये चीजें कुछ अच्छी थी उनके साथ कि जेल में वहां पढ़ने को मिल जाता था, लेखन का भी कार्य कर लेते थे। तो काफी समय से जेल में थे, मुकदमे भी चल रहे थे उनके ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। संभवतः जितना मैंने पढ़ा, मुझे बहुत समय हो गया, लगभग 10-12 साल से ज्यादा हो गए होंगे इस घटना को पढ़े हुए। तो जितना मुझे याद आ रहा है, उस समय वो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कर रहे थे, यानी गीता के जो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं उनको लेकर के कोई पुस्तक लिख रहे थे। तो पुस्तक जब लिख रहे थे तो जेलर उनके पास आया, जेलर ने आकर के उनको एक चिट्ठी दी, पत्र दिया। तो उन्होंने पत्र को निकाला, पत्र को पढ़ा और उसको मोड़ करके अपनी जेब में रखा और फिर से लिखने का काम शुरू कर दिया। जेलर ने उनसे आकर के पूछा कि साहब, वो होता ही है कि क्रांतिकारियों के साथ जेलरों की भी थोड़ी बन जाती थी, क्योंकि जेलर भी ज्यादातर भारतीय लोग ही होते थे। तो वो पूछने लगे कि साहब, इसमें ऐसा क्या था चिट्ठी में, आप कुछ बताइए ना, क्या आपके लिए सूचना आई है। तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि इस चिट्ठी में मेरी पत्नी की मृत्यु का समाचार है, कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो, उनका देहांत हो गया है, वो मर गई हैं, ये सूचना है। जेलर अवाक रह गया। अवाक रहने का मतलब उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पाया, आश्चर्यचकित हुआ। किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हुई है और वो जेल में है, बहुत दिनों से दूर है, याद तो आती होगी, मिलने का भी मन करता होगा। और कम से कम ऐसे समय में जब ऐसा लग रहा है कि अब पत्नी मर गई है और जीवन में कभी मिलेगी नहीं, मुलाकात नहीं होगी, तो कम से कम एक बार अंतिम दृश्य तो देख लूं, एक बार अंत में जाकर के तो देख लूं। तो उन्होंने पूछ लिया, जेलर ने बाल गंगाधर तिलक जी से पूछा कि इतनी बड़ी घटना को आप कैसे ऐसे सहन कर गए, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस बात का। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बड़ी रोचक बात कही जो मुझे आज भी याद रहती है इतने वर्षों से। उन्होंने कहा था कि मैं भारत माँ के ऊपर इतने आंसू बहा चुका हूँ कि अब मेरी आंखों में आंसू बचे नहीं जो मैं अपनी पत्नी के लिए बहा पाऊं। है ही नहीं, सूख गया भीतर से मामला।
अब किसी को लग सकता है कि ये व्यक्ति बड़े कठोर थे, ये व्यक्ति पत्थर दिल वाले थे, ना पत्नी के प्रति प्रेम है, ना लोगों के प्रति प्रेम है, कोई मरे कोई जाए इनको क्या मतलब है। लेकिन मेरी दृष्टि में बाल गंगाधर तिलक जैसे जो व्यक्ति हैं, जिनकी राष्ट्र के प्रति संवेदना है, देशवासियों के प्रति संवेदना है, उन व्यक्ति के भीतर संवेदनाएं तो होंगी, भावनाएं तो निश्चित रूप से होंगी। और ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इस पर हम आएंगे, अभी और बात रखेंगे। तो मैं आपके सामने एक घटना और रखना चाहता हूँ। ये घटना है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन की। तो एक बार की बात है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जब प्रचार करते थे, उनका आना जाना लगा रहता था, इधर उधर प्रचार में थे। वेद का प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, शास्त्रों का प्रचार करते थे, शास्त्रार्थ करते रहते थे। तो अलग अलग स्थानों पर आते जाते रहते थे। और जो उस समय पाखंड चलता था, उस पाखंड का खूब जम करके खंडन करते थे। और हमारा जो वेद मत है, हमारा जो सनातन धर्म है, वास्तविक सिद्धांत है, उनका समर्थन मंडन करते थे। तो जब जिसका खंडन करते थे उनको वो बातें बुरी लग जाती थी। तो एक बार की बात है, वो किसी स्थान पर जैसे ठहरे हुए थे, वहीं उनके प्रवचन चल रहे थे। तो उस स्थान का जो राजा था, उस समय राजतंत्र था, देश में राजा लोग रहते थे। तो वहां का राजा जो था, उसका भी उन्होंने खंडन किया। किसी तरह से राजा को वो बात बुरी लगी। तो वो राजा चुपके से आया, अपनी तलवार लेकर के, और तलवार लेकर के आकर के उसने ऋषि दयानंद के ऊपर बहुत जोर से प्रहार किया, तलवार मारने का प्रयास किया। ये सन्यासी थे, उस समय सन्यास ले चुके थे। तो ऋषि दयानंद बहुत गठीले शरीर वाले थे, बहुत ताकतवर व्यक्ति थे। जैसे ही उसने तलवार से मारने का प्रयास किया, इन्होंने तलवार को पकड़ लिया एक हाथ से, और पकड़ करके उसके दो टुकड़े कर दिए। यानी इतनी ताकत थी कि तलवार तलवार अपने आप में बहुत भारी होती है, मजबूत होती है, लेकिन उसको भी पकड़ करके दो टुकड़े करके फेंक दिया। और राजा से एक बात कही कि राजा साहब, आप मेरे ऊपर जो प्रहार करना चाहते हैं ना, यदि आपके भीतर इतना ही बल है तो उन शत्रु राजाओं के प्रति करिए जो आपके राज्य को हड़पना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। मैं सन्यासी हूँ, मैं चाहूं तो पकड़ करके आपको यहीं समाप्त कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मेरा। लेकिन सन्यासी का धर्म ऐसा है नहीं कि मैं आपको मारूं, मुझे ये सिखाया ही नहीं गया है। मेरे भीतर सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा। मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, वो लोगों को जीवन देना है, ना कि जीवन लेना। तो जाओ राजा, तुमको अभय दान दिया, जाओ धर्म पूर्वक व्यवहार करो और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। ऐसा कह के छोड़ दिया। यानी गुस्सा तो आया होगा ऋषि दयानंद को, भीतर से क्रोध के भाव, द्वेष के भाव उपजे होंगे कि खत्म कर दूं इस सामने वाले व्यक्ति को। क्योंकि जब कोई तलवार लेकर के आया है, सीधी बात है कि यदि अपना बचाव नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति मार देगा। लेकिन उस समय भी अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना, अपने उस इमोशन को, अपनी उस भावना पर एक बहुत सुंदर तरीके से कंट्रोल करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम उदाहरण है। बहुत शानदार उदाहरण। दो घटनाएं मैंने आपको सुनाई। तो अब मैं एक तीसरी घटना और आपको सुनाता हूँ, जो अभी कुछ महीनों पहले की है। ये दो घटनाएं तो मैंने इतिहास की सुनाई, जो महापुरुषों के जीवन की है। एक घटना मैं अपने जीवन की आपको सुनाता हूँ, जो मैंने अपने सामने से देखी। कुछ महीनों पहले की बात है, मैं घर पे ही था। तो मुझे एक फोन आया, मेरी बुआ जी के लड़के का फोन आया, मतलब मेरे साथ का ही है वो। तो उन्होंने कहा कि मोहित भाई, हमारी दादी माँ की मृत्यु हो गई। यानी उनकी जो दादी हैं, लगभग मोटा मोटा मान के चले 90 के आसपास या 85 वर्ष के आसपास उनकी आयु रही होगी, और उनकी मृत्यु हो गई, दादी माँ की। मैंने कहा ओह, मतलब मन में थोड़ा सा ये प्रकट करना ही होता है। हालांकि कोई बूढ़ा व्यक्ति जाता है, मृत्यु होती है, तो उतना खेद नहीं होता, लेकिन खेद प्रकट करना होता है हमको। तो मैंने भी किया। तो बस उन्होंने कहा हाँ, यही सूचना देनी थी, मैंने उन्होंने फोन रख दिया सूचना दे करके। तो मैं यहाँ से अपनी माँ को लेकर के, और भी एक दो जनों को लेकर के बुआ जी के घर पे गया। थोड़ी दूर है उनका घर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगा।
वहां जब मैं पहुंचा तो वहां जाकर के देखा तो बहुत सारे लोग पहले से ही इकट्ठा थे। गांव के रिश्तेदार बहुत सारे लोग आ चुके थे। और हमारी जो बुआ थी, क्योंकि उन्हीं की सास खत्म हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। तो बुआ जो थी, जब बुआ कभी यहाँ हमारे घर आती थी तो बुआ अपनी सासू माँ की बड़ी बुराइयां किया करती थी। पता नहीं कब मरेगी, पता नहीं कब इस संसार से जाएगी, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, बीमार हैं, पड़ी रहती हैं, फिर भी जुबान चलती रहती है, कुछ करती धरती नहीं है, फिर भी चिल्लाती रहेंगी पड़ी पड़ी, इनको करके देते रहो और फिर भी बातें सुनते रहो इनकी। तो बुआ ऐसा ऐसा उनके बारे में बोलती थी। अब होता भी है, एक समय के बाद व्यक्ति को वो किलसाहट होती है, मन में खिन्नता होती ही है जब कोई व्यक्ति की लगातार सेवा करनी पड़े, और विशेषकर सासू माँ की, ससुर की। अपनी माँ हो, अपने पिता हो तो इतनी खिन्नता नहीं आती, लेकिन ये जो सासू माँ होती है ना, ये ससुर टाइप के लोग जो होते हैं, इनके मरने पर तो ज्यादातर खुशी होती है और रहने पर हमेशा खेद रहता है। अब सासू माँ गई हैं, मरी हैं। अब मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने सोचा कि हमारी बुआ सामान्य होंगी, बल्कि खुश होंगी, मजे में होंगी। लेकिन वहां जाके देखा तो उन सारी महिलाओं में हमारी बुआ जो हैं वो सबसे ज्यादा चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, मतलब भयंकर, बहुत जोर जोर से। उन्हीं की आवाज सबसे ज्यादा आ रही है। उन्हें देख करके मुझे सबसे पहला जो विचार मेरे मन में आया, जो एक शब्द मेरे मन में आया, वो आया इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने कहा क्या कमाल का इमोशनल इंटेलिजेंस है इनका। यानी जिस समय में जो भाव प्रकट करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनको, बहुत सारे लोगों को ये अपेक्षा है कि वो रोएं, वो दिखाएं कि हाँ जी रोना चाहिए, कोई व्यक्ति घर में से गया है। जबकि बुआ भीतर से खुश होंगी, निश्चित रूप से उनको खुशी होगी कि चलो आज एक बला टली। आज वो सब झंझट जो इनका मलमूत्र साफ करना होता था, खाना देना, इनको उठाना, नहलाना, ये करना, वो सब में बड़ा झंझट था, बड़ी समस्याएं थी। आज उन सब से निवृत्ति मिली, मन में बड़ा सुकून होगा, उनको मन में बड़ी खुशी हो रही होगी। लेकिन अब चूंकि समाज को दिखाना है, वो इमोशंस जो भीतर से आ रहे हैं खुशी वाले, उनको नियंत्रित करके एक ऐसे इमोशन को प्रकट करना है जो आ ही नहीं रहा है। अब सोच के देखिए कितनी मजेदार चीज है। और मैं देख करके इस चीज को बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार बड़ी मजेदार चीज है ये तो। अब ऐसे समय में महिलाएं तो आती हैं, अब एक को रोता देखें तो रोने लगती हैं, सब लोग रोती हैं, 10 मिनट रोएंगी, रोने के बाद चुप हो जाएंगी। अब फिर उनकी बातें क्या होती हैं, और सुनाओ क्या चल रहा है, स्वेटर बना कि नहीं बना, कहाँ तक पूरा हो गया, उसमें खाने कितने बन गए, तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, और ये साड़ी कहाँ से ली थी, कितने की पड़ी। ये सब चर्चाएं उनकी हो रही होती है। इतने में एक महिला और आ जाती है। जैसे ही वो आती है फिर से रोना शुरू, फिर से चिल्लाना शुरू, और पूरे स्वर में एक साथ मिल करके वो सुनाती हैं, पूरा गान चलता है उनका विधिवत। फिर थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। पुरुष आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाते, रोना आता ही नहीं उनको, या आता भी है तो वो काम में लग जाते हैं, कभी चप्पलें लगाने लगेंगे, कभी खाटों को इधर से उधर करने लगेंगे, कभी दरियां बिछाने लगेंगे, पानी पकड़ाने लगेंगे लोगों को। इन सब कामों में बिजी हो जाते हैं। अपने इमोशंस को वो एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो मैंने आपके सामने 3 घटनाएं रखी। इन 3 घटनाओं से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे समझें, आज की मेरी बातचीत इन्हीं पर आधारित रहेगी। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अब जैसे ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द सुनते हैं तो आपके मन में शायद ये आ रहा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा इमोशनल हो वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन ये मतलब नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइएगा। आशी, पहले आपसे पूछता हूँ मैं, आप बताइए कि क्या आपको ऐसा होता है कि कभी किसी ने डांट दिया, या छोटी छोटी बातों पे घर पे कुछ बोल दिया तो आंखों पे आंसू पलकों पे आंसू रखे रहते होंगे, आपके रोने लगते होंगे, कहीं किसी ने डांट दिया, कुछ कर दिया, ऐसा होता है क्या? मतलब मुझे लगता है मेरा अगर कोई भी डांटता है तो मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। अच्छा, अरे वाह, गजब, बहुत बढ़िया। चलिए, ईमानदारी से उत्तर दिया, ये बहुत बढ़िया बात है आपकी।
बात करेंगे अभी इस पर, ये ठीक है या गलत है। आराध्या आप बताइए। किन्हीं डांटों पर तो रोना आ जाता है, लेकिन बहुत बार कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। शिवम आप बताइए। मुझे तो नहीं आता रोना, बस कोई कोई ज्यादा डांट देता है तब कभी कभी हल्का फुल्का, हाँ हाँ वरना तो नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वंशिका आप बताइए। कि रोना आ जाता है जैसे कोई डांट देता है तो। हाँ मतलब छोटी छोटी बातों पे भी आ जाता है कई बार। जी। अच्छा, ठीक है। आशी और आप लगभग एक ही कैटेगरी में हैं। आराध्या आपसे थोड़ी सी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, तो उनका नियंत्रण थोड़ा ज्यादा है इस मामले में। और शिवम, क्योंकि वो लड़के हैं, तो रोना धोना ज्यादा आता नहीं। जैसा कि आमतौर पे हमारे साथ भी होता है, मैं भी वैसा ही हूँ, तो आता नहीं। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा जान करके कि आपने सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से बातों को रखा, बताया। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यदि हमको बहुत ज़्यादा रोना आता है, छोटी बातों पे किसी ने डांट दिया और हम इमोशनल हो गए, तो ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसका ये मतलब नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब ये है कि अपने इमोशंस को सबसे पहले तो समझना। ध्यान से सुनिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? अपने इमोशंस को सबसे पहले समझना, और उनको जितना कंट्रोल करने की जरूरत है, आवश्यकता है, उतना कंट्रोल करना। और जितनी जरूरत नहीं है तो उनको कंट्रोल ना करना, कुछ समय के लिए ढीला छोड़ देना। जहां अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है वहां करना, और जहां नहीं है वहां ना करना। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के लक्षण हैं, परिभाषा है। इससे हम समझ सकते हैं। कैसे? तो आइए वहीं से समझ लेते हैं, जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा अपनी बुआ जी वाला। वहां से कैसे समझें? जैसे वहां बुआ जी को खुशी हो रही है भीतर से बहुत ज्यादा। उनको लग रहा है कि आज के बाद तो जीवन आसान हो गया है, अब वो सब झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है। मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं कि सास चली गई है आज। लेकिन उन खुशी के, उन जो इमोशंस हैं, अब उनको वो प्रकट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो समाज में बदनामी होगी, समाज के लोग क्या सोचेंगे, वही सुना देंगे कि एक तो घर में मौत हुई है और तुम्हें खुशी हो रही है, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। वहां बहुत सुनने को मिल जाएगा, अपमान होगा इस बात का। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात की है कि तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने इमोशंस को समझा। समझ लिया कि हाँ खुशी है, लेकिन खुशी को दबाना पड़ेगा यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि समाज ये चाहता है, लोग ये चाहते हैं, रिश्तेदार ये चाहते हैं कि मैं रोऊं, मुझे रोता देखना चाहते हैं, और इसलिए वो रो रही हैं, और विधिवत रो रही हैं, अच्छे से, पूरा स्वर फाड़ करके, गला फाड़ करके, और आंसू भी है उनकी आंखों में है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत सुंदर उदाहरण है। यानी किस इमोशन को किस टाइम पर, किस सिचुएशन में एक्सप्रेस करना है, ये हमारी बुआ को बहुत अच्छे से आता है, और कोई बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है। लेकिन कई बार हम पढ़े लिखे लोगों के साथ ये चीजें नहीं हो पाती। हम छोटी छोटी बातों पर, कोई हमको डांट दे, छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, हमसे कोई घर में गलती हो गई, मान लीजिए कोई गिलास गिर गया, हमसे गिलास टूट गया, कोई और कांच की चीज टूट गई, कुछ और नुकसान हो गया, कि कोई नोट्स था कहीं खो गया, पेन खो गया, अभी नया नया लिया था। अब इतनी बात पे घर वाले कई बार डांट देते हैं, और हमारी पलकों पे आंसू एकदम रखे रहते हैं। लड़कियों के साथ बहुत होता है ऐसा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात में है, समझदारी इस बात में है, कि हम अपने पहले उन इमोशंस को समझें कि जरूरत है ही नहीं उतना रोने की, बार बार परेशान होने की। हम उस अपने इमोशन को, जो भावुकता वाला है, जो बहुत दुखी होने वाला है, नियंत्रित करें। और कई बार तो हम ऐसी जगह रो पड़ते हैं, कई जगह तो ऐसी हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं जहां आंसू आने की कोई बहुत जरूरत है नहीं, कोई मूल्य समझेगा भी नहीं उनका। अब रोना कोई बुरी बात नहीं है। अब बिल्कुल मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा करे कि मान लीजिए किसी ने डांटा तो रोना ही नहीं आ रहा है, और कोई ऐसा करे कि छोटी छोटी बातों पे आंसू आ रहे हैं। जैसे शिवम ने कहा कि रोना ही नहीं आता जी। अब कभी कभी आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। यदि किसी को ऐसी चीजें हो रही हैं कि कहीं कोई चीज खराब हुई, चोट लगी कहीं, कहीं से कोई
पीड़ा हुई, प्रतिकूलता हुई, रोना आया, ठीक है, इतने तक तो बढ़िया है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, वो यहीं से समझ में आएगा आपको। एक बिटिया हैं, दिल्ली में रहती हैं, लगभग 24-25 साल उनकी उम्र होगी। तो अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली से गुरुग्राम जाने का सोचा और वहां पर एक एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब पकड़ी। अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ और जाना शुरू किया। जब वो पहले दिन वहां गई तो उनके साथ बड़ी दुर्घटना हुई कि उनका फ़ोन, जो कि बहुत पुराना हो चुका था, वो डेड हो गया। डेड होने का मतलब बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहला ही दिन था उनका वहाँ जाने का, जॉइन करने का। लॉगिन करना होता है, फ़ोन की बड़ी ज़रूरत थी। एड्रेस भी पूरा नहीं पता था वहाँ का कि कैसे जाएंगे, किससे मिलेंगे, बड़ी समस्या। वहाँ पहुँची, वहाँ जा कर के उनको रोना आ गया। और वहाँ जितना स्टाफ था, जितनी लड़कियां थीं, लड़के थे, उन पर बहुत हंसे। और वो और ज्यादा परेशान हो गई और रोने लगी और बहुत रोई। एक दो लोगों ने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो बेचारी, उनका मतलब अपने आप पर नियंत्रण रह ही नहीं गया। अब सोचिए, किसी बड़ी कंपनी में जा रही हैं काम करने के लिए, और दिल्ली जैसे शहर में रही हैं, और गुरुग्राम जैसा शहर, जहाँ इन सब बातों का कोई मूल्य भी नहीं है कि आप कितने इमोशनल हैं, कितने आप लड़की हैं, आपने कितने संघर्ष किए हैं, कहाँ से आप चल के आई हैं। जबकि ये जो लड़की हैं, ये जो बिटिया हैं, इनके पिताजी नहीं है, पिताजी की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। माँ है घर में और छोटे भाई बहन हैं। पूरे घर का, परिवार का खर्चा चलाना है, संभालना है घर को, ये जिम्मेदारी इनके ऊपर भी है। अब सोचिए, एक लड़की पहली बार जब किसी कंपनी में जा रही है, क्षमा कीजिएगा, तो जब कोई लड़की पहली बार ऐसे किसी कंपनी में जा रही है और उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हों, वहां पर बर्ताव भी लोगों का खराब हो, वहां पर सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जबकि ये लड़की वेजिटेरियन है, तो पहले दिन वो वहां जाके बहुत रोई। और एक दो दिन तक यही चला मामला, और उसकी मजाक बनने लगी कि देखो कितनी सीधी सादी सी है, ये तो मम्मी की दुलारी है, और ऐसी ऐसी है। उसको बहुत सारी बातें ऐसी बोली। वो बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हुई। मैंने उससे बात की। मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, संभालिए। यही वो समय है जब आप अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, जब आप अपने आप को ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ, मेरे भीतर भी सामर्थ्य है, मेरे भीतर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की सामर्थ्य है। और बिटिया ने वो किया। और एक और समस्या उनके साथ इसी समय चल रही है, जो स्वास्थ्य को लेकर है। स्वास्थ्य बहुत खराब है कई तरीकों से, मैं बता नहीं सकता, बहुत खराब चीजें चल रही हैं। लेकिन इतने में भी अब अपने आप को धीरे धीरे संभाला है, और विधिवत वहां काम चल रहा है उनका। कुल मिलाकर के, इमोशनल इंटेलिजेंस यदि हमारे पास है, तो हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, या किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्था में, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम बढ़िया से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, हम बढ़िया से वहाँ मैनेज कर पाएंगे। इमोशंस का बहुत बड़ा खेल होता है। देखिए, जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को आपको बता रहा था, तो मैंने क्या कहा था, हम अपने इमोशंस को पहले समझें और उन्हें जितना कंट्रोल करने की आवश्यकता है, यानी उनको मैनेज कैसे किया जाए, वो हमको आना चाहिए। ना केवल अपने इमोशंस को, बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी समझना आना चाहिए। देखिए, ध्यान से समझिए, केवल अपने इमोशंस को नहीं, दूसरों के इमोशंस को भी समझना, और उनके इमोशंस को जितना कंट्रोल करने की आवश्यकता है उतना करना। यानी दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना भी यदि हमको आ जाए ना, तो हम कमाल कर देंगे, हम जहां भी जाएंगे। लोग हमसे जुड़ेंगे, लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे, और हमारे साथ काम करने में लोगों को मजा आएगा, सच में मजा आएगा, यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक दिन एक घटना सुनाई थी, मोटा मोटा सुना देता हूँ। अमृतसर का वो लड़का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पूरे सपने थे मन में, बहुत उत्कट उत्कट इच्छा थी कि आईएएस ही बनना है, और इस साल बनना ही है पहले अटेम्प्ट में ही। लेकिन चीजें इतनी खराब हो गई उस लड़के के साथ, बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गया, डिप्रेशन था भयंकर, और चीजें इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि यदि तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी तो दिमाग खराब हो जाएगा और बिल्कुल खत्म हो जाओगे, सीधा सीधा बोल दिया। अब इस समय में वो व्यक्ति, जिसके इमोशंस बहुत हाई लेवल पे हैं, जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल है, ऐसे में बातें करे कोई उससे, कोई उसको संभाले, कोई समझाए कि कोई बात नहीं,
इसमें ऐसा क्या है? अगर इस साल नहीं होगा, पहले अपने आप को खड़ा कर लो, अगले साल दे देना। अपने आप को ठीक कर लो, व्यवस्थित कर लो। तो मैंने बातें की, लगभग आधे घंटे तक धूमधाम से बातें की। ढीला छोड़ दें अपने आप को। क्यों अपने आप को बांधना, क्यों अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देना कि नहीं जी, करना है, करना है, अगर इस साल नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, कैसे घर चलेगा। अब ये इन सब बोझ से, इन सब चिंताओं से किसी को मुक्त कर देना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक, ये भी बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, कोई हमारे क्लासमेट हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो बहुत परेशान है किसी चीज को लेकर के, कोई दुखी हैं, कोई पीड़ित है, परेशान है। तो सिंपैथी के साथ उस व्यक्ति से जाकर के मिलना, बातें करना, उसके इमोशंस को पहले समझना अच्छे से। समझना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कई बार हम सामने वाले के इमोशन को समझे बिना ही सीधा सलाह देने लगते हैं हम। तो पहले समझें, उसकी बातों को सुने ध्यान से, फिर जितना उसके इमोशंस को कंट्रोल करने की आवश्यकता है उतना करें। और कई बार हम कहते हैं कि नहीं, रो मत, रो मत, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। अरे तुम लड़के हो, तुम लड़के होकर रोओगे? क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को, पुरुषों को, मर्दों को रोने की इजाजत होती भी नहीं है, और हम सोचते हैं कि ये रोते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। सुना है आप लोगों ने? सुना है? हाँ, और इसी चक्कर में बहुत सारे मर्द बने घूमते रहते हैं, इस धारणा को बनाए रखते हैं कि हाँ, हमें दर्द नहीं होता, अगर हम रोएंगे तो फिर संसार हमको कमजोर समझेगा। जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियां रोती हैं तो वो कमजोर होती हैं, ये धारणा बन गई है। और बचपन से देखते देखते वो यही सोचता है कि जैसे ही जब मान लीजिए कोई लड़का रोता है तो यही सोचा जाता है, यही कहा जाता है, उसको यही ताने दिए जाते हैं, देखो 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 लड़की की तरह रो रहा है। अरे लड़की हो क्या? अरे देखो लड़कियों की तरह रो रहा है, कैसे आंसू बहा रहा है महिलाओं की तरह। तो बचपन से ही एक बच्चे के मन में ये धारणा बन जाती है कि लड़की होना और रोना, ये दोनों एक ही बात है। यानी लड़की होना और कमजोर होना दोनों एक ही बातें हैं। ये धारणा बचपन से बन जाती है, हम तो मर्द हैं, हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम तो मजबूत हैं, हम नहीं रोएंगे, ये स्थिति बन जाती है। तो यदि हमारे संपर्क में, हमारे संबंधों में कोई व्यक्ति रो रहा है, परेशान है, तो पहले रोने दें, पहले उसको हल्का हो जाने दें। एकदम से चुप ना कराएं। कई बार चुप करा देते हैं, अरे लड़के हो क्या, रो रहे हो, लड़की हो। या लड़कियों को भी कई बार रोक दिया जाता है, रो क्यों रही हो, रो रही हो, कमजोर हो क्या, इतनी कमजोर हो गई कि रो ही रही हो। हाँ, यदि बहुत ज्यादा रो रही है, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, तो बिल्कुल रोकना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति के भीतर गांठें बन गई हैं, गांठें बनने का मतलब बहुत भीतर इतनी चुभन है, इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है कि संभाले नहीं संभल रहा है। कोई कंधा मिला ही नहीं आज तक उसको जहां वो अपने कंधे को, अपने सिर को रख करके रो सके। तो कंधा दे देना ऐसे व्यक्ति को, रो ले कुछ समय के लिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, आनी चाहिए हमको। और मैंने जो अभी कहा था, यदि हम इस विद्या में पारंगत हो गए, यदि हमको इमोशनल इंटेलिजेंस का ये मतलब अच्छे से समझ में आ गया, हम इस पर खुद काम करने लगे, तो पहले तो हम अपने जीवन को बहुत शानदार कर लेंगे, और दूसरों के जीवन को भी शानदार बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका बनने वाली है। एक इमोशन होता है गुस्से वाला। गुस्से वाले इमोशन को लेकर भी हमारे साथ ऐसी ही चीजें होती हैं। जैसे इमोशनल नाम भावुकता वाला जो एक इमोशन होता है, भाव होता है, उसको भी लेके यही होता है। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, आशी आप बताइए, गुस्सा आता है आपको? कभी कभी आता है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि कंट्रोल कर पाऊँ। हाँ, कंट्रोल कर पाए, बहुत बढ़िया। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपको लेकर के ये खेद हुआ हो कि भाई उस समय ना गुस्से में मैंने जो ये काम कर दिया था वो नहीं करना चाहिए था? कभी कोई ऐसी घटना याद आती है? कभी कभी होता है। नहीं, कोई एक एक घटना कहीं कभी ऐसी हुई हो कि नहीं करना चाहिए था, वो उस दिन कर दिया था, बड़ा नुकसान हुआ उसको लेकर के? कुछ करने की बात तो नहीं, लेकिन कुछ बोला था तो उस पे थोड़ा पछतावा हुआ। हाँ हाँ, बोला या किया एक ही बात है, ठीक है, चलिए। आराध्या आप बताइए, गुस्सा आता है? हाँ जी। अच्छा, कितना आता है? खूब?
कभी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी थोड़ा भी, सिचुएशन के हिसाब से आता है। हाँ ठीक है। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि गुस्से में किसी को बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था? जी। अच्छा हो जाता है, ठीक है, सही है, बढ़िया। वंशिका आपके साथ? गुस्सा आता है। हम्म। और एक बार डुबो के मार दिया था तो ऐसा लगा था कि गलत मार दिया, नहीं मारना चाहिए था। हाँ ठीक है। अरे वाह, आप लोग कितने ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया। शिवम आप बताइए। जी, आता है कभी कभी गुस्सा। हाँ। और और मतलब आता है पछतावा, किसी को ज्यादा बोल देता हूँ तो बाद में मतलब गलत। बाद में हाँ पछतावा होता है। ठीक है। बोलते होता है लेकिन बाद में होता है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप लोगों को गुस्सा आता तो है। अगर गुस्सा न आता ना तब समस्या थी। गुस्सा यदि किसी को नहीं आ रहा है, या तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का योगी है, तपस्वी है, यानी बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया है, देवत्व को प्राप्त हो गया है। और वो आपके साथ अभी ऐसा हुआ नहीं होगा। और यदि हाँ, दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको गुस्सा नहीं आता, जो बिल्कुल पत्थर हो चुका है, जो अब इंसान रहा ही नहीं, अब उसके भीतर के सब इमोशंस खत्म हो चुके हैं, उसको नहीं आएगा। आपको गुस्सा आ रहा है यानी आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, यानी एक सामान्य होमोसेपियंस है, मानव हैं, संवेदना से युक्त हैं, बढ़िया है, आना चाहिए। आ रहा है, ठीक है। लेकिन गुस्से के साथ एक बड़ी रोचक बात यह है कि बहुत तेज गुस्सा बहुत लंबे लंबे समय के लिए कभी नहीं आता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत तेज गुस्सा बहुत लंबे समय के लिए कभी नहीं आता। गुस्सा आता ही बहुत कम समय के लिए है। और हालांकि उसकी जो तीव्रता रहेगी वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन रहेगा थोड़े समय के लिए ही। गुस्से की ये रोचक बात होती है। और वो कुछ ही क्षण ऐसे होते हैं, कुछ ही समय ऐसा होता है जब हम उस समय कुछ ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था। और उसी समय कुछ ऐसा हो जाता है हमसे जिसका पछतावा फिर जीवन भर रहता है। ऐसा होता है ना, जो अभी आपने खुद बताया, सबने बताया कि हाँ, हमको बाद में पछतावा होता है उस किए हुए का। अब उसी समय, जिस समय गुस्से का वो बहुत तेज वेग आया था, वो बहुत तेज ऐसी तीव्रता बनी थी जो कुछ समय की ही थी, और ज्यादा देर की नहीं होती। कई बार वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज्यादा का गुस्सा होता भी नहीं है। यदि इतने में शांत हो जाए ना वो गुस्से पर, हम उतने समय के लिए कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें, उसको मैनेज कर लें, तो हम पाएंगे कि हम उस स्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल गए और एक बहुत बड़ा नुकसान करने से बच गए, जिसका पछतावा शायद हमको बहुत लंबे समय तक रहता। चाहे आप देख लीजिए, आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हों, आप उन सबको उठा करके देख लीजिए, ऐसा ही हुआ होगा। तो जब भी गुस्सा आए, तो गुस्सा जिस समय आए, तो उस समय के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, जिससे जिससे कि आप उस समय के लिए, कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकें और उससे होने वाले नुकसान या पछतावे से बच सकें। जिस समय गुस्सा आ रहा हो, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, उस समय समझ ही नहीं रह पाती कि हमको ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेते, पर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे बात समझ में आ जाएगी। जैसे कोशिश करें कि जब भी गुस्सा आए तो अचानक से कुछ भी निर्णय लेने से बचें। कोई भी निर्णय हमको लेना पड़ रहा है, उस समय निर्णय ना लें किसी भी प्रकार से। कुछ समय के लिए अपने आप को होल्ड कर दें कि अभी नहीं, बाद में बताएंगे। अचानक से कोई व्यक्ति आया और एक ऐसी बात पर आपको आकर के गुस्सा दिला दिया और आपसे पूछ रहा है, बताओ जल्दी क्या करना है, अभी करना है, कब करना है? तो आप सहज होकर के, शांत होकर के कहिए कि थोड़ी देर रुक जाइए, आपको थोड़ी देर में बताते हैं, आधे घंटे में बताते हैं, 1 घंटे में बताते हैं, अभी नहीं बताएंगे। जिस समय आप बहुत इमोशनल हो, जिस समय आप बहुत तेज गुस्से में हो और अचानक से कोई निर्णय लेना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, कुछ समय के लिए उस सिचुएशन को होल्ड कर दें कि ना ना अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी बताते हैं, सोच करके बताएंगे। और आप देखेंगे कि जिस समय आपको वो निर्णय लेना था, डिसीजन लेना था, यदि उस समय थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया तो उससे बेहतर निर्णय आप बाद में ले पाएंगे। और उस समय अचानक से कोई निर्णय लेना था, किसी को गाली दे देनी थी, या किसी को मार देना था, किसी को पीट देना था, या कुछ भी और भी कर देना था, उस बड़े भारी नुकसान से हम बच जाते हैं। पहला उपाय तो ये है। दूसरा एक बहुत रोचक उपाय कहीं से मुझे सुनने को मिला। एक व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता था, तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया और उससे कहा कि साहब मुझे बताइए
कि मैं इस गुस्से पर नियंत्रण कैसे करूं। तो डॉक्टर ने उसको एक बहुत अच्छा समाधान बताया कि जिस समय आपको बहुत तेज गुस्सा आए, आप 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनिएगा उस समय। यही उपाय है। वो व्यक्ति घर आ गया। अब जैसे ही गुस्सा आया किसी सिचुएशन में या किसी व्यक्ति के होने से, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते गिनते वो 100 तक कई बार पहुंच भी नहीं पाया। गुस्सा खत्म, और वो सिचुएशन भी खत्म, वो स्थिति भी खत्म। और फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो व्यक्ति 100 तक पहुंचा भी नहीं, 50 तक भी नहीं पहुंचा। जब भी गुस्सा आता वो 10 तक गिन पाया था। इतनी देर में गुस्सा खत्म, इतनी देर में मामला समाप्त, और सारी वो चीजें जो नुकसान वाली हो सकती थी वो भी खत्म। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी हो गई कि वो व्यक्ति कहता है कि अब मुझे गिनतियां गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब नियंत्रण इतना अच्छा हो गया मेरा। जब बहुत ज्यादा भावुकता हो, ध्यान रखें बच्चों, जिस समय बहुत ज्यादा भावुकता हो रही हो, मन में बहुत ज्यादा तीव्रता के भाव आ रहे हो, रोना आ रहा हो, उस सिचुएशन को कुछ समय के लिए होल्ड कर दें। ना अभी कोई निर्णय नहीं लेंगे, अभी ना किसी को कुछ बोलेंगे, ना किसी से बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए एकांत चाहिए तो एकांत ले लें कि हाँ एकांत में जाना है हमको, अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर विचार कर लेंगे, बाद में बता देंगे। ऐसा कर लेंगे ना, तो बहुत भावुकता में आकर जो हम कहीं भी रो पड़ते हैं जहां नहीं रोना चाहिए था, या कहीं भी हंस पड़ते हैं जहां नहीं हंसना चाहिए था, कहीं भी गुस्से में आकर के हम कुछ भी बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था, कभी भी गुस्से में आकर के किसी को मार दिया, गाली दे दी, उल्टा सीधा बोल दिया, हम उन बाहरी नुकसानों से बच जाएंगे। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। जो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था ना, वो इसीलिए दिया था। ऋषि दयानंद का अपने उस इमोशन पर इतना सुंदर कंट्रोल था, इतना अच्छा नियंत्रण था, मैनेज किया था उन्होंने, कि अगर उस समय वो कंट्रोल ना कर पाते तो उस राजा की वहीं हत्या कर देते। और राजा की हत्या करना एक सन्यासी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। आज तक उन पर फिर सवाल उठ रहे होते कि सन्यासी होकर के एक राजा की हत्या कर दी, और कितना कुछ उनको दोष लगता, कितनी सारी बातें बनती। तो मतलब इतना सुंदर उनका नियंत्रण था अपने गुस्से पर, और बढ़िया से मैनेज किया, राजा को संभाला, समझाया, वापस भेज दिया। ऐसे ही जब बहुत रोना आ रहा हो, ऐसी स्थिति हो कि अभी रोना ठीक नहीं है, कुछ समय के लिए होल्ड कर देना कि बाद में रो लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी हमको कुछ और काम करना है। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, उन्होंने उस समय के लिए अपने आप को संभाला, रोका, और बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ अपने उसी काम में लग गए जो काम उन्हें सबसे पहले था। यानी जो भी लेखन का कार्य करना था, या मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे उसमें सीधे लग गए। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस हमारे जीवन में हो सकते हैं जिनको सबसे पहले हम समझें, उनको जितना नियंत्रण करने की आवश्यकता है उतना करें। रोना आ रहा है, एकांत में जाकर रो लें। रोना आ रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, हमारी माँ हो सकती हैं, हमारे पिता हो सकते हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ जाके रो लें। रोना बुरा नहीं होता। तो इस धारणा को आप अपने मन से निकाल दें कि रो रहा है तो कमजोर है, रो रहा है तो बेवकूफ है, रो रहा है तो अरे कितना पागल व्यक्ति है, ऐसा है, इसका कंट्रोल ही नहीं है। रोना बुरा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे रोना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लो लेवल को दर्शाता है कि उस व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम तो है। और बिल्कुल ना रोना, पत्थर हो जाना, ये भी खराब बात है, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई ऐसा अच्छा खासा स्तर नहीं है। कोई सोच ले कि जी मेरा तो इतना अच्छा नियंत्रण है, मैं रोता ही नहीं, कोई मुझे हजार गालियां दे ले, कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, हजारों लोग मर जाएं, मुझे रोना ही नहीं आता। ये बेवकूफी है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। तो एक समय के बाद हम देखेंगे जब हमारा अपने इमोशंस पर ठीक ठाक कंट्रोल मैनेजमेंट हो जाता है, हम समझते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार हमारा होता है, सिंपैथी से युक्त होता है, तो धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं, हमारी दोस्ती अच्छी हो जाती है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ भी हम हैं, हमारा जो सर्कल होगा ना, वो हमको लेकर के बड़ा सहज रहेगा। कोई भी व्यक्ति आकर के हमसे बात साझा करने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। हमारी दोस्ती एक ऐसे स्तर पर होगी, या हमारा जो स्टाफ होगा, जहाँ भी हम होंगे, हम एक बहुत बेहतर इंसान के रूप में जाने जाएंगे। सच में ये प्रयोगात्मक है, व्यवहार सिद्ध बात है।
आप लोग करके देखिएगा। और जीवन में कभी भी इससे संबंधित कोई आपको अनुभव होता है या कोई समस्या आती है तो फिर बात कीजिएगा, बात करेंगे उस पर आज का ये जो व्याख्यान है मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूँ। इस पर कुछ और बातें होंगी तो आगे फिर कभी कक्षाओं में इस बात को रखेंगे। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। तो आप लोग समीक्षा आप कर सकते हैं। कौन करेंगे पहले? शिवम आप कीजिए। और हाँ, मैं एक बात कह दूं आप लोगों से, जब आप मेरी समीक्षा कर रहे हो तो पूरी बेरहमी से कीजिएगा। जहां भी मेरी गलतियां दिखी हो आप उन गलतियों को बताइएगा। आपको पूरा अधिकार है। जी, आपका जो टॉपिक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो कीमती एग्जाम्पल देके बताए थे उनसे भी बहुत अच्छे से समझ आ पाया जो आपने बताए थे। और आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे तो कुछ करना दिख ही नहीं, बस। शिवम आपको कमियां दिखती नहीं है कभी, आप देख ही नहीं पाते हैं। मतलब जानबूझ के ऐसा होता है। नहीं तो हमको आपसे थोड़ी ना कमियां दिखेगी आप में। अच्छा, चलिए ठीक है। इस पर फिर कभी और बात करेंगे, क्योंकि मैं इसमें अपने बारे में तो ज्यादा कुछ कहलवा भी नहीं सकता आपसे। चलिए ठीक है, वंशिका आप बोलिए। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, मुझे इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सबसे वंशिका आपकी आवाज कट गई, फिर से दो बोलिए। उदाहरण इतिहास के रखे। अभी बोलिए, आवाज कट गई थी आपकी। जी, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगेगी, आपने अपनी बात को रखने के लिए उदाहरण लिए, और दो उदाहरण इतिहास के थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में मुझे नहीं पता था, तो आपसे मुझे पता चला। मैंने तो नाम भी आज पहली बार ही सुना है। और आपने अपने जीवन का भी उदाहरण बताया, मुझे वो भी अच्छा लगा। और आपने जो बताया कि छोटी छोटी बातों पर रोना, तो मैं तो बहुत रोने लगती हूँ, गुस्सा भी जल्दी ही आ जाता है। तो उससे भी मुझे सीखने को मिला कि ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, और एकदम से रोना भी नहीं लगना चाहिए, पहले समझना चाहिए। और बस यही कि आपने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि हमें समीक्षा करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए था। बस, आपका ढेर सारा धन्यवाद कि आपने हमें इतनी सारी चीजें समझाई, बताई। जी धन्यवाद बेटिया। हाँ, ये तो रहा कि समय मैंने ज्यादा ले लिया। एक तो कक्षा भी थोड़ा लेट शुरू हुई थी हमारी, और दूसरा मैंने टाइम हाँ ले भी ज्यादा लिया। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। जी आशी आप बोलिए। जी, सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो आचार्य जी आपने बहुत अच्छा बोला। जो आपने टॉपिक चूज किया था वो हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और मतलब हम लोग समाज में भी सुनते रहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, इतना गुस्सा मत करो। लेकिन आपने समझाया कि ऐसे हम सभी मनुष्य हैं, तो इमोशंस आना जरूरी है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आई। फिर आपने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स भी रखे थे, और आपने लगभग 15 मिनट तक एग्जाम्पल ही रख दिया, तो जो आपका बाकी का स्पीच था वो उन्हीं एग्जाम्पल्स के आधार पे था, और आपका 15 मिनट समय भी पूरा हो गया। तो ये बात हम सभी को सीखना है। फिर एक चीज मैंने देखा कि जो भी आप हमें सिखाते हैं कि ये चीज हमें इम्प्रूव करना है, मैंने देखा कि आपने ये जो भी बातें थी वो आप भी उनका पालन कर रहे थे। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो खुद वो फॉलो नहीं करते। तो आपने ऐसा किया कि आप बोलते रहते हैं कि बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, और ऐसे प्रश्न पूछें जिसमें सामने वाला उत्तर भी दे सके। मैं वेट ही कर रही थी कि आप ऐसा प्रश्न कब पूछेंगे, लेकिन जब आपने पूछा तब मुझे
मैंने नोटिस किया। और भी बाकी जो आप हमें स्पीड को लेकर या और गलतियां बताती हैं तो आप में नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात थी। और आपकी गलतियां एक तो वंशिका ने बता ही दिया, लेकिन ये टॉपिक आपका थोड़ा सीरियस वाला था तो इतना समय ले लिया, और कक्षा भी थोड़ी लेट शुरू हुई थी तो उतना बुरा नहीं लगा। और आपने हमें बोर नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात थी। और ऐसी गलतियां में तो हमें नहीं लगता कि हम इतने योग्य हैं कि आपकी गलतियां बता सके। लेकिन आपको अपनी कोई गलती पकड़ में आई होगी तो आप सुधार लीजिएगा। बस इतना, धन्यवाद। चलिए ठीक है। हाँ, समय को लेके मामला रहा, बल्कि मैं तो और समय लेने वाला था। मेरा और मन था कि इस पर बात करें, क्योंकि विषय थोड़ा बड़ा है। अभी और कई सारे ऐसे इमोशंस थे जिन पर बात की जा सकती थी, पर क्या करें, समय की अपनी बाधाएं हैं। आपकी समीक्षा को भी समय छोड़ना था, इसलिए जल्दी समाप्त करना पड़ा। तो फिर भी आगे से और ध्यान रखेंगे कि कक्षा समय से शुरू हो और एक लिमिटेड समय में बातें पूरी हो सकें। मैं ध्यान रखूंगा आशी आपकी सब बातों का। जी आराध्या, अब आप बोलिए। 7 मिनट हैं आपके पास। सादर नमस्ते आप सभी को। आचार्य जी, आज आपका जो टॉपिक था, जितना वो सीरियस था, उस हिसाब से आपने मतलब जैसे एक होता है कि सीरियस टॉपिक रहता है तो उसमें सारी बातें सीरियसली चलती हैं, कि उस पर मतलब वो थोड़ा बोरियत सा भी आ जाता है। लेकिन आज आपके टॉपिक में वो बिल्कुल भी नहीं आया कि सीरियस टॉपिक है। तो ऐसा नहीं कि आपने मतलब सीरियस बातें रखी, आपने सारी ही बातें बहुत गंभीर रखी। बाल गंगाधर जी का जो आपने उदाहरण दिया कि उनकी बीवी की उनके पास मृत्यु की खबर आई, लेकिन तब भी उन्होंने जेलर को कैसे बताए अपने इमोशन, कैसे उनको बताया। फिर आपने अपना पर्सनल उदाहरण भी रखा। आपने दूसरा उदाहरण जो रखा था महर्षि दयानंद जी का, वो उसमें मतलब आपने जितने भी उदाहरण बताए सारे गंभीर थे, लेकिन आपका वो जो रोचकता थी बताने की, उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि सुनना चाहिए कि आगे बोल क्या रहे हैं, आगे हुआ क्या। कहानी में जैसे एपिसोड्स में होता है कि उसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है, इस नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, तो आपके हर एक पॉइंट के बाद, आपके हर एक वाक्य खत्म होने के बाद हमें दूसरे वाक्य सुनने की हमारे अंदर जिज्ञासा सी जाग रही थी। तो वो बहुत अच्छी बात लगी, उससे मेरे को बहुत चीज सीखने को भी मिली कि अपनी सीरियस बातें को भी कैसे थोड़ा एक्साइटिंग सा, मतलब इतना भी एक्साइटिंग ना लगे कि वो सीरियस बात फनी हो जाए या कुछ मतलब उसका पूरा जेनर चेंज हो जाए, लेकिन तब भी वो मतलब सीखने को मिला कि अपनी बातों को, सीरियस बात भी है जिससे आपको लगता है कि सामने वाला बोर हो सकता है, उसको तब भी कैसे रोचक ढंग से रखें। तो वो तो आपके टॉपिक के स्टार्ट होने से ही मैं सीखती चली गई। फिर जो आप जैसे बताते हैं कि अगर अपनी कहानी में जितने उदाहरण ऐड करोगे, इतिहास के ऐड करो, अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स ऐड करो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ऐसे तो उदाहरण नहीं होते, लेकिन आज जैसे आपने जब वो उदाहरण रखे बाल गंगाधर जी का, तो मेरे को पता भी नहीं था कि उनकी ऐसे वाइफ की डेथ हुई थी और तब उनके पास खबर आई थी, वो जेल में थे। तो आपने वो जो बताया, वो एक स्टोरी भी बताई, मतलब मेरी नॉलेज भी उससे इंक्रीज हुई। बस ऐसा वो टॉपिक के उससे नहीं रहा, वो मेरी पर्सनल लाइफ की मतलब जो मेमोरी रहती है उसमें भी ऐड हो गया। आपका दयानंद जी वाला भी मेरे मेमोरी लिस्ट में ऐड हो गया। मतलब मेरे को उससे नॉलेज भी मिली कि हमारे जो ये महान पुरुष थे, इनकी लाइफ में ऐसा भी हुआ। तो उससे बहुत ही अच्छा लगा। फिर आपने उन उदाहरण को रखने में ही, जैसे अशी ने भी नोटिस किया कि 15 मिनट ले लिए थे, तो वो बात भी सीखने को मिली कि हम कैसे अपने मतलब टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, कि अगर हम थोड़े से अनप्रिपेयर्ड हैं तो हम कैसे उदाहरण के जरिए से, स्टोरी टेलिंग के जरिए से बहुत सारी बातें और मुझसे अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें ही मैंने जब नोटिस करा कि आपने उदाहरण देना बंद, मतलब उदाहरण वाला जो पार्ट था वो खत्म होने वाला था, उस टाइम पे 7:50 हो रहे थे। तो मैं वो मैंने टाइम नोटिस किया था, तो वहां पे मैं यही सोच रही थी, यानी अब से मैं भी ऐसे थोड़े उदाहरण ऐड करा करूंगी, जिससे ऐसा मैं आगे सीख सकूं। आपने फिर जब अपनी आगे की जो स्पीच रखी, वो तो बस गजब थी। उसमें इतनी सारी आपने बातें सीखने को दी, हमें सिखाई कि गुस्सा करो, रो भी,
हंसो भी, लेकिन सब लिमिटेड उसमें। अगर रोना आ रहा है तो रो भी, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी करो, लेकिन उस पे कंट्रोल करना भी सीखो। तो सारी बातें ही बहुत सीखने को मिली। और फिर जब आपने मतलब एक मैं चीज और नोटिस कर रही थी, एक तो आपकी बोलने की शैली ही बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे अच्छे शब्द चुनते हैं और उन सब सारे शब्दों का आप मतलब भी बताते हैं। आपने एक शब्द बोला था अकारक, उसका भी आपने मतलब बताया, वो मेरे को पहले समझ नहीं आया था। शायद मैंने वो गलत भी बोल दिया था, आप मुझे बाद में सही कर दीजिएगा। तो आपने मतलब जितने भी हिंदी के जो अलग अलग से शब्द बताए जिनका हमें मतलब नहीं पता होगा, आपने तब भी उनका मतलब बताया, तो वो भी बहुत अच्छी बात लगी कि अगर अपने कुछ न्यू वर्ड्स ऐड कर रहे हो तो उसका भी मतलब रखते चलो। तो वो भी हमें एक सीखने को मिला। और जैसे और सबको आपकी वो थोड़ी टाइम मैनेज वाली गलती लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों वो आपकी गलती नहीं लग रही, बल्कि मैं चाहती थी कि आप इस पर थोड़ा और बोले, क्योंकि आपका और मेरा थोड़ा सेम सा ही हो जाता है कि हम बस बोलते चले जाते हैं, टाइम का नहीं देख पाते। पर मेरे को आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक ही लगा, मतलब ऐसा गलती नहीं लगी। वो हो जाता है कि बोलते बोलते हम और बोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन बस समय सीमा में बंद हो जाते हैं। तो मैं और सब अपने सहपाठियों को नहीं बोल रही हूँ कि आपने गलत नोटिस करा या ये कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी गलती नहीं लग रही, बल्कि मैं चाहती थी कि आप इस पर थोड़ा और बोलते। वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक था जैसा आप भी बोल रहे हैं। तो अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो मैं चाहूंगी कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और बताएं, और जैसा आप भी चाहते थे कि बहुत सारे लोगों के बीच में टॉपिक होए, बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में जाने। तो अगर इन फ्यूचर इसमें और कुछ ऐसे ऐड करके होए तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और इसको मतलब दोबारा से एक बार और अच्छे से समझाएं हम सारे लोगों के सामने। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आज आपसे। बस एक होता है कि बस टॉपिक से कुछ जानने को भी नहीं मिला, लेकिन आपके टॉपिक के बताने के जरिए से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपकी गलती की बात रही तो भी मेरे अंदर खुद इतनी कमी है कि मैं आपकी कमियों को ही नहीं ढूंढ पाती, सब चीज अच्छी लगती है और परफेक्ट लगती है। एक परफेक्ट शब्द है, तो अब मेरे लिए तो आप एक परफेक्ट आचार्य जी ही हैं। तो गलती मुझे आपकी नहीं दिखी। बाकी बहुत सारा धन्यवाद आपका। जी बिटिया, आप मुझे अहंकारी बना देंगे इस तरीके से, तो यदि आप गलतियां नहीं बताएंगे तो मैं यही सोचता रहूंगा कि आई एम परफेक्ट, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो महान हूँ, मैं तो देवता हूँ, गलतियां होती नहीं है मुझसे। तो एहसास दिलाया कीजिए कि गलतियां होती हैं और ये होती हैं, इन पर काम करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अभी शायद आप उस स्तर पे नहीं है कि पकड़ पाएं, लेकिन आप कोशिश बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे वो स्थितियां भी बनेंगी। तो ये तो है कि आप सबने जितना भी कहा है उस पर मैं और भी बेहतर काम कर पाऊंगा। इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शायद आप ना देख पा रहे हो उन चीज़ों को। कोई कक्षा में कोई बड़े होते, मुझसे और बेहतर बोलने वाले होते, तो शायद वो बता पाते। फिर भी मैं जितना पकड़ पाऊंगा मैं उन पर काम करूंगा। अच्छा, अभी 53 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, यानी पूरी 1 घंटे की हमारी बातें नहीं हुई, क्योंकि कक्षा देरी से शुरू हुई थी। वही कारण है। देखिए, टॉपिक पर बहुत बोला जा सकता था, बहुत बातें हो सकती थी, और करेंगे भी इस पर भविष्य में आगे, जैसा आराध्या ने भी कहा। तो मैं बस अंत में एक दो बातें कह करके फिर आज की कक्षा को विराम देता हूँ, विराम देंगे हम। इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे सुंदर समझना है ना, तो वो हम दो चीजों से समझ लेंगे सबसे बढ़िया। एक तो रामायण से और एक गीता से। रामायण से कैसे समझें? श्री राम से। श्री राम वन में हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है उनको रावण हरण करके ले गया है। हमने खूब रामायण पढ़ी सुनी देखी है ना? लेकिन देखिए वहां से चीजों को कैसे सीखें, अपने जीवन से कैसे रिलेट करें। रावण उठा करके ले गया है, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। हम उनको भगवान कहते हैं, हम उनको एक देव पुरुष कहते हैं, हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, बहुत सारे उनके लिए संबोधन हैं। लेकिन वो भी, उनकी भी हालत पता है क्या है? परेशान हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं। और उनके बारे में संभवतः मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी है। वो जब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वृक्षों से जा जा करके पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं कि हे
खग कर हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। कुछ ऐसे करके कविता है, शायद मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ इसमें, बाद में सुधार कर लूंगा। तो वो पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी मृग नयनों जैसी मेरी जो पत्नी है सीता, उनको देखा है क्या? यानी इतने ऊंचे स्तर वाला व्यक्ति, जो गुरुकुल से पढ़ा है, जो बहुत बड़े बड़े महान आचार्यों के बीच रहा है, जो एक महान धनुर्धर है, जिसके पास वेदों की विद्या है, दर्शनों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, वो व्यक्ति भी अपनी पत्नी के प्रेम में या अपनी पत्नी के वियोग में परेशान है, पीड़ित है, रो रहा है, दुखी है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि कोई इतने महान स्तर का व्यक्ति, इतना ऊंचे स्तर का व्यक्ति भी आंसू बहा रहा है, तो वो तो कमजोर है, कमजोर दिल वाला है। भला किस बात का भगवान है, भला किस बात का मर्यादा पुरुषोत्तम है, किस बात का राजा बनने वाला था, जब एक पत्नी के पीछे इतना पागल हो गया। अरे एक मनुष्य है, सीधी बात है। यदि मनुष्य है तो इमोशंस आएंगे, लेकिन कंट्रोल्ड हैं। पागल नहीं हो गए थे श्री राम उसके चक्कर में कि पागल हुए फिर रहे हैं और आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, मार काट मचा दी है सब में, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सब चीजें कंट्रोल्ड हैं। हनुमान से जाकर मिले हैं, सुग्रीव से जाकर मिले हैं, सेना बनाई है, पूरे नियंत्रण के साथ, पूरे धैर्य के साथ इतनी सारी चीजों पर वहां तक काम किया है। और बीच में भी जो जो दुष्ट आते रहे उनका वध करते रहे, रास्ते बनाते रहे, व्यवस्थाएं बनाई, सेना बनाई, सब कुछ किया। यदि पागल हो गए होते, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए होते, तो ये सब नहीं कर पाते। जो बहुत इमोशनल व्यक्ति होता है, वो योजनाएं नहीं बना पाता, वो निर्णय ठीक से नहीं ले पाता, उसके निर्णय निश्चय खराब होते हैं, डिसीजन खराब होते हैं। लेकिन श्री राम का इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए, पीड़ा में है, परेशानी है, इतनी प्रेम करने वाली पत्नी चली गई है, दुख तो है, रोए भी होंगे, निश्चित रूप से रोए होंगे, आंसू भी आए होंगे, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल देखिए कि सारी व्यवस्थाएं बनाई है वहां तक जाने की, एक पूरी आर्मी तैयार की है, पूरे के पूरे वो जो व्यवस्थाएं बननी है सब बनाई हैं। और ये कोई इमोशनल व्यक्ति नहीं कर सकता, इस काम को वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस हो। बात आ रही है समझ में? तो हम रामायण से सीख सकते हैं, हम गीता से सीख लें। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जो उपदेश वहां पर किए हैं, वो सब इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ही किए हैं। कि तुम जो भावुक हो रहे हो, तुम जिन लोगों के लिए इतने तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये वास्तव में वैसे लोग हैं नहीं कि इन पर सहानुभूति दिखाई जाए। तुम इनके पीछे इतने भावुक हो जाओ कि तुम वो ही भूल गए जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हें अधर्म का नाश करना है, जो तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, जो तुम्हें समाज का कल्याण करना है, तुम अपने उस कर्तव्य से ही भाग रहे हो। तो इस समय अपने मन को समझाओ पार्थ, इस मन पर नियंत्रण करो, मन की चंचलता को दूर करो, स्थिर रहो, स्थित प्रज्ञ बनो। ऐसा कह करके उनको बहुत सारे उपदेश किए हैं वहां पर। और फिर उनको तैयार कर युद्ध के लिए तैयार किया है। इससे सुंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का उदाहरण बताइए कहाँ मिलेगा? और इमोशनल इंटेलिजेंस उस मामले में कि एक व्यक्ति दूसरे के इमोशंस को समझ रहा है और जितना कंट्रोल करना चाहिए उतना कंट्रोल कर रहा है। बात अर्जुन की नहीं है, बात यहाँ श्री कृष्ण जी की है। और श्री कृष्ण जी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी के भीतर वो क्षमता है कि सामने वाले के इमोशंस को समझना है, समझ रहे हैं, और उनको जितना मैनेज करना है, व्यवस्थित करना है, जितना उसको दबाना है उतना दबाया है, जितना उभारना है उतना उभारा है। और एक ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल युद्ध से भाग चुका हो, जो बिल्कुल मना कर चुका हो, हथियार रख दिए हों, इतना महान योद्धा उस समय का, जिसके सामने कोई टिकने को तैयार नहीं, बड़ी बड़ी सेनाएं हथियार रख देती हों, वो स्वयं हथियार रखे बैठा है। और उस व्यक्ति के उन इमोशंस को कंट्रोल करके, रोक करके, नियंत्रित करके युद्ध के लिए तैयार कर देना, और इतना भीषण प्रलय जैसा माहौल खड़ा कर देना कि उसके जैसा युद्ध आज तक हुआ ही ना हो इतिहास में, वैसी परिस्थितियां बना देना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम उदाहरण है। और उसके सबसे बड़े जानकार व्यक्ति, उसके सबसे बड़े रोचक उदाहरण हैं श्री कृष्ण। तो ये बात भी मुझे रखनी थी, पर समय का अभाव था, लेकिन मैंने अब रख दी। कोई बात नहीं, अब समय 1 घंटे का पूरा हो गया है। तो आप सब लोगों ने जो समीक्षाएं की, सब बातों को ध्यान से सुना, इन सब के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और विनम्रता से स्वीकार करता हूँ कि आगे से समय आदि का प्रबंधन और उत्तम रीति से अपनी बातों को रखना, व्यवस्थित रखना, इन सब पर मैं काम करूंगा।
पुनः आप सभी का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने हमको इतनी सुंदर व्यवस्थाएं दी, बोध दिया, ज्ञान दिया, व्यवस्थाएं दी। इन सब के लिए तो परमेश्वर का हृदय से अनंत आभार, धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।